नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करिए। फिर हम लोग पीआरटी के लिए जो 5 नंबर के आपके कंप्यूटर की क्लास है उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज से, और यही टाइमिंग रहेगी आप लोगों की क्लास की। आप लोग कॉन्टिन्यूस इसी टाइम पे आपके जो 5 नंबर है वो मैं आपको सिक्योर करा दूंगा। ये सिर्फ 7 क्लास में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कंप्यूटर और रीजनिंग में दिमाग लगाने वाला जो पोर्शन है आपका वो है आपका सीडीपी वाला, पेडागॉजी वाला पोर्शन। ठीक है, तो कल से मैं पेडागॉजी का ही एक पार्ट जो है आपका, एक अगली यूनिट जो मैं सोच रहा था कि नहीं दीप सर आपको कवर कराएंगे, तो मैं खुद ही उसको एक यूनिट कवर करा दिया हूं, क्योंकि वो आपकी स्कोरिंग पार्ट है। उस स्कोरिंग पार्ट को मैं कवर कराने के लिए शाम को 7 बजे फिर से सीडीपी की क्लास कर से लाइव लूंगा, शाम को 7 बजे, क्योंकि मुझे रीजनिंग भी देखना है। तो रीजनिंग आपकी जो है सुबह चल रही है वो चल रही है, कंप्यूटर 5 बजे चलेगी। मेरी पेडागॉजी की क्लास जो है आपको शाम को 7 बजे मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग 7 बजे फिर से मेरे साथ लाइव होइएगा, आज नहीं कल से। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास लाइव हो चुकी, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जोरदार तरीके से करिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में सिर्फ 5 क्वेश्चन जो आना है उसी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, बहुत डीप नहीं जाना है। बेसिक फंडामेंटल फैक्ट को रटना है, और फैक्ट अगर रट लिए तो आपके क्वेश्चन 5 के 5 सही हो जाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कंप्यूटर होता क्या है, इतना सब लोग जानते हो, देखे हो कि नहीं कि कंप्यूटर कैसा होता है। नहीं देखे हो तो यहां देख लो, कुछ ऐसा होता है कंप्यूटर जिसको आप लोग बोलते हो कि यही है कंप्यूटर। चलो, ये आपका कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है? कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। किससे बना है? कंप्यूटर जो आपका वर्ड है वो आपका कंप्यूट वर्ड से बना हुआ, और कंप्यूट का मतलब होता है, हाँ ये किससे बना हुआ? कंप्यूट वर्ड से बना है, और इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन होता है तो सही जाहिर सी बात, एक ऐसा यंत्र जो आपके कैलकुलेशन में हेल्प करे वही आपका कंप्यूटर है। सर कहां के हैं आप? 10 नंबर आएंगे। देखो हम पीआरटी का बैच चला रहे हैं, हम पीआरटी वालों को फोकस कर रहे हैं। तो पीआरटी में जो 20 नंबर लिखा हुआ है, जाना इस सेक्शन में, तो उसमें जीए और करंट अफेयर आपका 10 नंबर का है। आपकी रीजनिंग जो है 5 नंबर का है, और जो आपका कंप्यूटर है वो 5 नंबर का है। ये ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास चलेगी। हाँ चलिए, ये यूपीपीसीएल के लिए नहीं, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कंप्यूट जो है कंप्यूटर वर्ड, जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से लिया गया। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करके क्या करता है, हमें एक इंफॉर्मेशन में हमें क्या करता है, वो देता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस करता है। ये आपका ओवरऑल कहा जाए तो यही कंप्यूटर है। किसी भी डेटा को प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, इसको कहोगे यूजफुल इंफॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड कराए, वही कंप्यूटर कहलाता है। तो आपसे डेफिनेशन नहीं आएगा, ये ध्यान देना। हाँ, पहली क्लास है, एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर करो। अब इसकी हम फंक्शनिंग की बात करें कि कंप्यूटर में फंक्शनिंग क्या क्या होती है। आप जो इनपुट देते हो, उसी को कहा जाता है डेटा। उसी के क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। अब कंप्यूटर में सीपीयू लगा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सब काम यही करता है। तो ये सीपीयू में जब आप इनपुट डालोगे कीबोर्ड के थ्रू, तो यहां पे आपकी प्रोसेसिंग होगी, जो भी आपका है अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट यहां पे होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा कि प्रोसेस, डाटा को प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेसिंग का मतलब उस पर काम करना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इनपुट मतलब आप डेटा को इनपुट दे रहे हो, एंट्री कर रहे हो कोई डेटा। प्रोसेसिंग का मतलब आपका, मान लो आपने 2 इंटर किया और +2 ही किया, तो इसको प्रोसेस करेगा ना। 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो इस पे जो एडिशन हो रहा है, एडिशन क्या है? प्रक्रिया है। तो 2 + 2 एडिशन किया जा रहा है, तो वो आपका सीपीयू कराएगा, वो प्रोसेसिंग है। और 2 + 2 जोड़ के जो 4 आ रहा है, ये 4 क्या है? हमारा आउटकम है, आउटपुट है। तो ये चीज आउटपुट आएगा, और आउटपुट किस पे आएगा? आपके डिस्प्ले पे आएगा, आपके प्रिंटर पे आएगा। ये सब आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, स्टोरेज, अब जो आउटपुट आया आप स्क्रीन पर देखना चाहते हो या किसी चीज को सेव करना चाहते हो, तो आप स्टोरेज में सेव कर सकते हो। जैसे आपका क्या हो गया,
हाँ, वो आर्किटेक्चर का पार्ट है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहो। तो ये चीजें जान लो, इसमें एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है। सीयू ही आपका ब्रेन की तरह होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है, यह ध्यान रखना, जो कंट्रोल यूनिट होता है बच्चों, वही आपका ब्रेन की तरह काम करता है। सब कुछ मैनेज करना, कौन सा प्रोसेस आ रहा है, कौन सा काम सीपीयू कर रहा है, कितना मेमोरी चाहिए, कितना मेमोरी फ्री करना चाहिए, सब काम इसी के सिग्नल पे होता है। कहां से डेटा उठाना है, कहां डेटा सेव करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन देता है। और ये जो अंदर ये सब होता है कि डेटा को उठाना, डेटा को ले आके कहीं सेव करना, किसके थ्रू होता है? तो अंदर जो भी कम्युनिकेशंस होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंटरनल जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क से चाहे रैम से डेटा उठा रहा है, जो सीपीयू है उसमें डेटा जा रहा है ना, सीपीयू आपका डेटा रैम से लेता है, रैम डेटा आपका स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क से लेता है। तो वो जो डेटा ले रहा है वो किसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है? तो डेटा ट्रांसफर का जो काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्हें कहा जाता है बसेस। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? बसेस कहा जाता है। बसेस कुछ नहीं, जो आपके वायर्ड होते हैं ना, सीपीयू खोल के देखना, ये वायर्ड ही आपके बसेस होते हैं। मदरबोर्ड में एक इंटरनली बसेस होता है, इसमें इंटरनल बसेस और एक्सटर्नल बसेस। इंटरनल बसेस और एक्सटर्नल बसेस होते हैं। जो इंटरनली कनेक्टेड हैं डिवाइसेस, तो वो इंटरनल बसेस होंगे। जो आपके एक्सटर्नल दिखते हैं, कोई भी आप डिवाइस बाहर ही कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम से, तो वो एक्सटर्नल बसेस होते हैं, उसमें जो डेटा आपका ट्रांसफर होता है। हिंदी में क्या पढ़ा है? हिंदी में एक्सटर्नल इंटरनल बसेस आपका बसेस कहा जाएगा। कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखा जाता है। अगर कोई ऐसा है कि हिंदी में आएगा तो हिंदी में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये जान लो। कंप्यूटर भी हिंदी में पढ़ोगे, जाओ। हाँ चलो, इसमें इनपुट को इनपुट बोला जाता है, प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज मतलब होता है भाई जो स्टोर करने वाला। सिंपल सी बात है। अब हिंदी इंग्लिश मत इसमें जुड़ा हो तुम लोग, नहीं तो फिर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ये चीजें ऐसी हैं। फीचर्स की बात करें, कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं, क्यों कंप्यूटर जरूरी है हमारे लिए, तो इसके फीचर्स क्या क्या है वो ध्यान रखो। जीएसए वालों के लिए तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अच्छे से। आप जीएसए वाले हैं तो उनका एक रिवीजन कह सकते हो। तो रिवीजन कह सकते हो। स्पीड का मतलब क्या हो गया? अब स्पीड का हिंदी बताओ। स्पीड का मतलब क्या हो गया भाई स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड की हिंदी बताओ। एक्यूरेसी का मतलब कि आपकी एक्यूरेसी जो है, कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो आपकी जबरदस्त होती है। एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, गति, ठीक है, गति हो गया। एक्यूरेसी मतलब हो गया आपकी कि त्रुटि रहित कार्य करना। आपका क्या करेगा? एक्यूरेसी मतलब कोई भी काम करेगा तो 100% एक्यूरेसी के साथ कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका गति हो गया। तो गति मतलब इसकी स्पीड अच्छी होती है। कोई भी काम, जैसे हमें अगर कह दिया जाए 2 + 2 हम तेज बता देंगे, तुम इनपुट करोगे पहले 2 + 2 तो 4 आएगा, लेकिन हम इसको कोई भी हमसे पूछ ले 2 + 2 4 है, 5 + 2 7 है, हम कर दिए एकदम सिंपल। यही आपसे अगर कोई ये पूछे 2.2 है ना, 0525 प्लस 0.56786, इसको ऐड करके बताओ, बस धुआं बोल जाओगे। पॉइंट में ये अभी एडिशन करने के लिए बोल जाए तो धुआं बोल जाओगे। लेकिन कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है, जितने में आप इसको 2 + 2 करके बता रहे थे, उतने में ही उतनी स्पीड से इसको भी करके बता देगा, चाहे कितने भी आपके जो है ठीक है, चाहे आपके कितने भी हो, कोई भी चीजें, कितना भी बड़ा एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, आपसे तो ज्यादा ही होगी। एक्यूरेसी के माने में अगर सब कुछ सही है, उसके इक्विपमेंट सही है, तो जो आप हो सकता है आपके ह्यूमन से एरर हो सकता है, लेकिन मशीन से एरर नहीं होगा जब तक उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। अगर आपके मशीन पूरा ओके है, टेस्टेड है मशीन, तो उसमें आपके फॉल्ट नहीं आ सकते हैं। लेकिन ह्यूमन एरर आप जोड़ने में कभी कभी एग्जाम में आपको पता है 2 × 2 4 होता है, लेकिन क्या दिमाग में चलता रहता है, 5 लिख के चले आते हो, टिक मार के चले आते हो, कहते अरे ये गलती हो गई, ठीक है। तो वो होता है एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है। स्टोरेज की बात करें, हमारा दिमाग क्या है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरेज क्षमता तो हमारी बहुत है कहा जाए तो एक तरह से। तो क्या सब कुछ याद रहता? नहीं, लेकिन कंप्यूटर को सब कुछ याद है। जब जो डेटा मांगोगे वो उठा के आपको दे देगा। डेटा आपके जो हार्ड डिस्क में रखे हो, चाहे आपके 20 साल 50 साल पुराना डेटा है, आपके बैंक में देख लो, चाहे कहीं भी जाए, हाँ इसका यूज होता है, इसीलिए तो यूज होता है कि आप कोई भी डेटा, एक पुस्त आपकी निकल गई,
उसका भी डेटा अगर आप लेना चाहते हो तो आपको वो कंप्यूटर दे देगा, क्योंकि उसकी स्टोरेज जो है ज्यादा है। अगर हमसे अभी कहा जाए कि आप 3 साल के थे, याद करो क्या क्या करते थे, हम याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो कहेंगे 20 साल 100 साल पुराना डेटा उससे पूछोगे तो वो निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो ये होता है स्टोरेज कैपेसिटी। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? बोला जाता है ना कि ये जो है वर्सेटाइल एक्टर हैं। 2 मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है। चलिए, ठीक है। तो वर्सेटाइल का बात किया जाए तो वर्सेटाइल आप लोग लिखते जाओ बहुउद्देशीय, हिंदी वाले लिखते जाओ, मैं इतना कर सकता हूं बहुउद्देशीय, ठीक है, जिसका बहुत सारे काम को कर सके। तो एक साथ कंप्यूटर में आप कई काम कर सकते हो, कभी कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी आपका क्या कर रहे हो, वीडियो खेल रहे हो, गेम कर रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो, तो एक साथ कई काम कर सकते हो। तो वर्सेटाइल एक्टर यही तो होता है, हर प्रकार के एक्टिंग में वो ढल जाता है, उसी को वर्सेटाइल बोला जाता है। ऑटोमेटिक पूरा जो भी काम इसको करना है ऑटोमेटिक सिस्टम से करता है, ठीक है। डेलीजेंसी, डेलीजेंसी का हिंदी क्या होता है जल्दी से बताओ? डेलीजेंसी का मतलब क्या होता है? सक्षमता, ठीक है, सक्षमता इसको बोले जाते हैं डेलीजेंसी। अब इसमें ये बिना रुके थके जो है आपका कॉन्टिन्यूअस जो भी काम इससे कराना चाहते हो वो करेगा, बिना थके रुके जो है, कभी थकता नहीं है आपका। सेक्रेसी मतलब सिक्योरिटी पर्पज से आपका हो गया सिक्योरिटी। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी इसकी फीचर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इन निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के फीचर्स हैं, तो रिलायबिलिटी जो है आपका वह भी एक आपका फीचर है। इसका मतलब आपका ये होता है, रिलायबिलिटी का मतलब कि विश्वसनीय। इंसान एक बार धोखा दे सकता है लेकिन मशीन धोखा नहीं देती है, ठीक है, जब तक उसमें कोई फॉल्ट ना हो। रिलायबिलिटी का मतलब जो भी डेटा आप उसमें रखे हो वो आपका सिक्योर रहेगा, जब उसे जरूरत पड़ेगी वो आपको देगा, जो भी आप इनपुट दियो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। हाँ, मल्टीपल टास्क वर्सेटाइल का मतलब, तो ये फीचर्स होते हैं, बस इनसे यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इनमें से फीचर्स कौन सा है कंप्यूटर का। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि यहां पे और क्या किस प्रकार से हो सकता है। टर्म रिलेटेड टू द कंप्यूटर, जैसे मैंने बात करूं कि हार्डवेयर क्या होता है, अगर सिंपल आपसे डेफिनेशन में कहीं पूछ दे कि हार्डवेयर क्या है, तो जिसको आप कह सकोगे फिजिकली, जिसको हम टच कर सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में जिसको फिजिकली आप टच कर सकते हो, जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं कंप्यूटर के साथ वो हार्डवेयर है। चाहे वो आपका डिस्प्ले हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ठीक है, ये जितने प्रोसेसर होंगे, जितने भी आपके ऐसे इक्विपमेंट आपके कंप्यूटर के जिसका जो आप क्या कर सकते हो उसको टच करके फील कर सकते हो, वो चीजें हार्डवेयर होती हैं। सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों? सॉफ्टवेयर जो है आपका वो क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर जो है आप जिसे फिजिकली टच ना कर सको, जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर पाओगे वो आपका क्या हो जाएगा? जिसको फिजिकली नहीं टच कर पाओगे वो सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोलोगे, इसको क्या कहोगे? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। अगर डेफिनेशन अगर आपसे कहीं पूछे तो डेफिनेशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा का मतलब होता है डेटा, डेटा जो होता है आपका कोई भी चीजें आप डालते हो वो डेटा है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ASH लिख दी हमने, तो ये सब डेटा है। डेटा एक रैंडम वैल्यू होती है। डेटा क्या होता है? रैंडम वैल्यू होती है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होता है। एक रैंडम वैल्यू होता है जिसका क्या होता है, कहा जाए कि कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है, इसको कह सकते हैं मीनिंगफुल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मीनिंगफुल नहीं होता है। इसी डेटा को जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो डेटा को एक अरेंज ऑर्डर में, एक तरह से बोला जाए इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद टारगेट्स सरकारी टीचर जी। हाँ चलिए अभी हम बताते हैं इंफॉर्मेशन। जब इस डेटा को, जो आप डेटा दिए जो रैंडम दे रहे हो, उसको आपको एक तरह से संगठित करना, उसको एक स्ट्रक्चर देना और उसका एक मीनिंगफुल कुछ निकालना। जो आपका डेटा है ना, मान लो डेटा मैंने लिख दिया 638(1)(1) विकास, ऐसे। अब आपको वो क्या करेगा, उसको एक पर्टिकुलर लाइन में प्रोसेस करेगा। 631/1 विकास नगर सेक्टर 8, 8 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
अब इसको प्रोसेसर, तो ये यहां से पता चलेगा अच्छा ये कोई एड्रेस है। वैसे आपको 638 एक जगह लिख दिया, विकास एक जगह लिख दिया, तो आप समझ नहीं पाओगे ना ये क्या है। तो ये चीज डेटा हो गई, और जब उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके कोई मीनिंगफुल मीन्स निकलता है, कोई अर्थपूर्ण चीजें आपको वहां से निकलती है, डेटा को उपयोग करने के लिए, डेटा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, वो आपको क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या करता है, यहीं पे आपके एक सीपीयू कंप्यूटर का यूज होता है, और कंप्यूटर आपके डेटा को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में, एक मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन जो होता है, एक तरह से जो भी कहना चाहते हो आप, वो आपका अरेंज करके एक बोला जाए स्ट्रक्चरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसको बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल या मीनिंगफुल, स्ट्रक्चरल या आप बोल सकते हो मीनिंगफुल वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा का मीनिंगफुल वे में अरेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन निर्देश देना, किसी को किसी काम को करने के लिए हमें निर्देश देना होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम करना है, जाओ यहां से ये उठा लाओ, चाहे कुछ भी मैं आपसे कहूं, आपको पढ़ना है रेगुलर, ये करना है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो एक मैं निर्देश आपको दे रहा हूं, और आपको डिपेंड करता है कि आप ह्यूमन हो, आप फॉलो करोगे कि नहीं फॉलो करोगे, वो आप पे डिपेंड है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उसको फॉलो करेंगे और उन्हें सक्सेस मिलेगा, हमारे इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो करते हैं। मशीन को तो थिंकिंग पावर है नहीं, वो सोच तो सकता नहीं, जो हमने कह दिया उसको करना, जो कमांड दे दिया वो कमांड देगा। अगर हमने कंट्रोल पी दबा दिया तो प्रिंट होगा, इंटर मार दिया आपने कंट्रोल पी से, तो वो वही इंस्ट्रक्शन है। जैसे कंट्रोल पी हो गया, कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल वाई हो गया, ये सब क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। और ये हमें लगता है कि हमने कंट्रोल पी दबाया तो हमने उसको कमांड दिया, लेकिन जो आपका वो कमांड जो समझता है कंप्यूटर, वो आपकी भाषा क्या कहलाती है, मशीन भाषा कहलाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो इंस्ट्रक्शन होता है ना बेसिकली, वो किस भाषा में कंप्यूटर समझता है, मशीन लैंग्वेज में समझता है। और इंस्ट्रक्शन हम किस भाषा से देते हैं कंप्यूटर में, तो जो इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी चीज का, वो आपके सीपीयू जो आपका प्रोसेसर होता है, RISC और CISC दो प्रकार के आपके प्रोसेसर को डिवीजन किया गया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट नाम से दो प्रोसेसर आते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब उसमें निर्देश पहले से ही प्रोसेसर में आपके प्रोग्राम के फॉर्म में किस भाषा में लिखे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन, वो आपके जो इंस्ट्रक्शन है प्रोसेसर में जो लिखे होते हैं, वो आपके लिखे होते हैं असेंबली भाषा में। असेंबली भाषा जो आपकी सेकेंड जनरेशन की भाषा थी, जिसे कोई भी थोड़ा समझ सकता था, सेकेंड जनरेशन की भाषा थी, वो असेंबली भाषा है। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो समझ रहे थे। अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके लिए भाई हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा, हार्डवेयर नहीं समझ में आ रहा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर देखा है जागृति जी आपने? मैंने कहा कि हार्डवेयर क्या है, जिसको टच कर रहे हो ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, इसको सॉफ्टवेयर। मोबाइल चलाते हो लेकिन पता नहीं है मोबाइल कैसे काम करता है। ठीक है, अगर एकदम 0 सन्नाटा हो, कुछ नहीं आता तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप टेक्निकल नहीं हो, खड़े शब्द में बोल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जाओ, अगर मेरी क्लास से आपको नहीं समझ में आए तो जाना, कहीं भी आप पढ़ लेना, आपको नहीं समझ में आएगा, दावा करता हूं। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैंने कहा जो डेटा आप देते हो, मान लो आपने ABCD कुछ भी लिखा, जो भी आप मान लो टाइपिंग कर रहे हो तो एक एक वर्ड टाइप करते हो ना, तो उसको अरेंज करके आपको शो जो करता है वही इंफॉर्मेशन है। हाँ ठीक, ये ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने कंट्रोल P दबाया, कंट्रोल Z दबाया, कंट्रोल U किया, तो आप अंडरलाइन कोई भी चीज अंडरलाइन किया, कंट्रोल B किया, तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, तो वो इंस्ट्रक्शन आपका पहले से ही आपके प्रोसेसर में सेट होता है कि ये एक काम करना है आपको प्रोसेसर से। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, वो असेंबली भाषा में होता है। लेकिन कंप्यूटर जो आपका सीखता है ना, वो मशीन लैंग्वेज का मतलब बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है इसी को। मैं एक ही साथ कई इंफॉर्मेशन जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको आएगा, जितना हो सकता है जो भी चीज मेरे को दिमाग में आ रही है। ये क्वेश्चन पूछता है कि
आपके इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, तो मशीन लैंग्वेज में, जिसको बाइनरी कहा जाता है और जिसको 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। वो आपसे पूछ दे कि मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होता है, तो बाइनरी या 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। हाँ चलो अब आ गया। अब इसी के बाद आते हैं प्रोग्राम पे। प्रोग्राम क्या होता है, बहुत ज्यादा मैं बताना भी नहीं चाहता हूं ना तुम लोगों को। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो इसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है कलेक्शन ऑफ क्या, इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को, ढेर सारे जो प्रोग्राम होंगे उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में आप एक काम नहीं कर सकते हो। आप एक सॉफ्टवेयर में कई सारे काम कर सकते हो। जैसे MS वर्ड है, उसमें आप टाइप कर सकते हो, उसमें ग्राफ बना सकते हो, उसमें टेबल बना सकते हो, उसमें आप जो भी एडिटिंग काम कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो MS वर्ड में। तो वो अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग आपके क्या बनाए गए हैं, प्रोग्राम बनाए गए हैं। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे मान लो आपको टाइपिंग ही करना है, चाहे आपको टेबल बनाना है MS वर्ड में, तो उसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाया गया है। वो आपको दिखता नहीं, वो इंटरनली उसमें सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। अच्छा तो यहां पे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है कि अलग अलग निर्देशों का। प्रोग्राम का मतलब कि यहां पर आपको अलग अलग चीजें, जैसे आपको मैंने कहा कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप प्रोग्राम बनाओगे, एक सेट बनाओगे कि हमें क्या करना है, हमारे अपने ये कपड़े रखने हैं, यहां से ये करना है, ये करना है, एक एक स्टेप बनाओगे ना। तो वही होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो जो काम आपको करना है। क्योंकि जो प्रोग्राम बनता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनता है। ये पर्टिकुलर टास्क के लिए, कोई एक काम करने के लिए एक प्रोग्राम बनता है। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर आपके डिफरेंट कई अलग अलग काम करते हैं, तो उनमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। और एक प्रोग्राम जो कहा जाए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बने। मैंने कहा कि हमें घूमने जाना है, तो घूमने जाना है एक पर्टिकुलर टास्क है कि हाँ भाई प्रोग्राम बनाओ, कल घूमने निकलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर आपके इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। अच्छा कल हम लोग अपने अपने कपड़े ये रखेंगे, फिर गाड़ी को बुलाएंगे, चलेंगे, ये चीजें काम करेंगे, करा देंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ तो लोग का है, एक बार टेंशन लेने लो, तो पढ़े नहीं रहे हो बोलो तो क्वेश्चन है करा दें। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डेफिनेशन ही पूछेगा। अगर आपसे पूछ रहे प्रोग्राम क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये ध्यान रखो। हाँ 5 क्वेश्चन है, उसके लिए परेशान ना हो कि ये भी करा दो वो भी। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा मैंने लिख दिया। सॉफ्टवेयर पूछे तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। आपसे प्रोग्राम का अगर डेफिनेशन पूछे तो कहोगे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। चलो आ जाओ। हाँ ये भी ध्यान हो, बहुत पीडीएफ तुम लोग करते हो। 5 क्वेश्चन के लिए पोथी पढ़ोगे ना तो जान लो सिलेक्शन पक्का नहीं होने वाला है। मैं सही बात बोलता हूं, जिसको बुरा लगता है, जिसे अच्छा लगता है वो टिकता है, वो पढ़ता है, वो पास होता है। ठीक है, नहीं है तो एएसआई का रिजल्ट देख लो, बाकी मैं कुछ बोलता नहीं हूं। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में होता है वो पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं कि जो चीजें नहीं सिलेबस में वो भी पढ़ा दूं, जो आपके कोई काम का नहीं, आपका टाइम वेस्ट जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, आपको जितना उचित लगे, दुनिया भर की पीडीएफ खरीद लो, दुनिया भर का किताब खरीद लो 5 नंबर के लिए। बस उसके बाद से जब पेपर आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा करना क्या है, क्या नहीं करना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो अब यहां पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है इसकी। तो देखो कंप्यूटर का काम मैंने पहले ही बता दिया कि इसका काम कैलकुलेशन का होता था। तो चाइना में सबसे पहला अगर आपसे पूछे तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे एंशिएंट टाइम का कैलकुलेटिंग यंत्र, कैलकुलेशन डिवाइस क्या थी, तो आप कहोगे अबेकस थी। और इसे कहां खोजा गया था, चाइना में खोजा गया था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था
जिसमें आपके ऐसे रॉड लगे रहते थे और मोतियों से गिना जाता था, ऐसे मोतियां होती थी। ठीक है, ये एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज होता था। कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट कैन आल्सो बी परफॉर्म, हम इसमें वर्ग जो रूट है, वर्गमूल, वो भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते थे। एबेकस को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपका और चले तो नेपियर साहब ने एक नेपियर बोन्स लगाया था, हाथी के दांतों से बनाया था, 3 डायमेंशनल था, आपको बस उसे देखना नहीं है। इसका काम क्या होता था, जॉन नेपियर साहब ने खोजा था नेपियर बोन्स का, और ये कब खोजा था, 1617 में खोजा था। ये आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, ये नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता था, गुणा करने के लिए ये मशीन यूज की जाती थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आपके हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियोलॉगिया। उसके बाद से आए, उसमें जो डिमेरिट थी ना, पास्कलिन साहब आए। तो ब्लेस पास्कल जो थे, इनके पिताजी टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उनको एडिशंस करने में, गिनने उनने में, टैक्स में मान लो कैलकुलेशन करना होता था तो बहुत दिक्कत होती थी। तो अपने पिताजी के कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसने एडिंग मशीन बनाई, जिसको पास्कलिन मशीन कहते हैं। ठीक है, और ये इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसके कहा जाता है क्या, एडिंग मशीन या पास्कलिन मशीन जिसको कहा जाता है। ये आपका एडिशन, चारों आपके ऑपरेशन जो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये पास्कलिन मशीन करता था। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस ही था बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नोट से आपके बोले ना, कुछ चीजें रटने वाली हैं, अब इसको समझाया क्या जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद से जॉकवर्ड लूम साहब आए, जोसेफ मैरी जॉकवर्ड नाम था इन्होंने। जॉकवर्ड लूम एक मशीन खोजा गया 1801 में, जो कपड़े बुनने वाली मशीन देखे, वो खट 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 चलती है, वैसे ही वो प्रोग्रामिंग मशीन थी। जैसे इसमें मेनली वेवन ए सिल्क बेस्ड पैटर्न, यूज अ पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जो भी हमें ऑपरेशन कराना होता था वो हम यहाँ पे एक पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड जो होता था, जिसमें हम अपना कोई भी प्रोग्राम लिख के लेके जाते थे। एक आपका ऐसे पंच कार्ड होल नुमा होता था, होल होल से होते थे, उसमें हम डेटा, जो भी हमें ऑपरेशन कराना है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, जो भी काम करना है, कोई मान लो कपड़े की बुनाई में पैटर्न बनाना है, तो वो पैटर्न का आपका पंच कार्ड हम बनाते थे और उसके हिसाब से वो ढालते थे, वो करते थे। तो ये चीजें होती थी। तो ये हमें किसमें यूज हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में खासकर ये ज्यादा यूज हुआ था। फिर आपके चार्ल्स बेबेज साहब आते हैं, जो जहां से प्रश्न बनता है, इन्होंने एक डिफरेंस इंजन निकाला था, फिर बाद में उसी को मॉडिफाई करके एनालिटिकल इंजन निकाला गया। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, और ये एनालिटिकल इंजन जो आपके आज के कंप्यूटर है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जिसके वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे, फादर ऑफ कंप्यूटर आपके चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, जल्दी से बताओ। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग है। आज के जो समय का जो कंप्यूटर है वो एलन ट्यूरिंग के मशीन से, ट्यूरिंग मशीन से रिजेंबल खाता है, इसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से ऑटोमेटिक, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये ध्यान रखना, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। हाँ, फर्स्ट प्रोग्रामर आपसे पूछे, जो डिफरेंस इंजन बना था ना, उसी डिफरेंस इंजन में इन्होंने एक प्रोग्रामर, यहां पे फर्स्ट प्रोग्रामर आपसे पूछे, क्या दोगे जवाब, फर्स्ट प्रोग्रामर जो चार्ल्स बेबेज को हेल्प की थी एनालिटिकल इंजन बनाने में, प्रोग्रामेबल, तो आडा लवलेक, लेडी आडा, एडीए आडा लवलेक, ठीक है, LACE, ये आपके लेडी आडा लवलेक थी, जो फर्स्ट लेडीज प्रोग्रामर थी। फर्स्ट प्रोग्रामर आपसे पूछा जाए कि जो, तो ये आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट प्रोग्रामर आपका कौन है, लेडी आडा लवलेक है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है आपके चार्ल्स बेबेज हैं, एनालिटिकल इंजन उन्होंने डिसाइड किया था। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो एक तरह से पहला बोला जाए जनरल पर्पस यूज के लिए, हर यूज के लिए, तो वो आपका एनालिटिकल इंजन था। डिफरेंस इंजन एक स्टीम पर बना था, लेकिन यहां पर एनालिटिकल को मैकेनिकली डिवाइस को बनाया गया था। ठीक, चलो, हाँ,
यहां पे आ जाओ, स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आल्सो कॉल्ड बैरल्स, इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज साइन मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। यहां पे साइन भी यूज होने लगा, मैग्नीट्यूड भी हम चीजें करने लगे, और मैक्सिमम आपके टास्क क्या है, ये परफॉर्म करने लगा था। उसके बाद से आपका आया टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है, हरमन हॉलरिथ साहब ने, यही हरमन हॉलरिथ एक कंपनी था जो बाद में चल के आईबीएम के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है, हरमन हॉलरिथ प्राइवेट लिमिटेड करके। इन्होंने 1880 में, तब 1880 में एक टेबुलेटिंग मशीन बनाया था, जिसमें सबसे पहले पंच कार्ड पर्टिकुलरली यूज किया गया था कैलकुलेशन के लिए। वहां पे जैकवर्ड लूम माले में, वहां पे कपड़े की बुनाई के लिए पंच कार्ड यूज किया गया था, लेकिन यहां हरमन हॉलरिथ, यहां पे आपके कैलकुलेशंस के पर्पस के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट टाइम पंच कार्ड कहां यूज किया गया, तो आप बोलोगे टेबुलेटिंग मशीन जो था कौन सा था, हरमन हॉलरिथ, जो बाद में आईबीएम के नाम से जाने जाने लगा। विद द राउंड होल, इसमें होल होते थे, रीड वन कार्ड एट ए टाइम, एक बार में एक कार्ड ये रीड करता था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस द डाटा फॉर ए सेंसस ऑफ 1890, इसी हरमन हॉलरिथ मशीन का यूज किया गया अमेरिका के सेंसस की गणना करने के लिए, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा है कि किस मशीन के द्वारा 1890 में अमेरिका सेंसस की गणना की गई थी, तो हरमन हॉलरिथ की टेबुलेटिंग मशीन थी, उससे की गई थी। उसके बाद से मार्क वन साहब आते हैं, हार्वर्ड आइकन, ठीक है। इन्होंने कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट, इन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीजों का सामान यूज किया, और मेनली यूज इन द वॉर ऑफ इफोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ मैग्नेटिक ड्रम का यूज करके स्टोरेज डिवाइस में इन्होंने मार्क वन कंप्यूटर बनाया। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मार्क वन कंप्यूटर बना तो इसे पेटेंट राइट नहीं मिल पाया था कि यह पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर होगा, ठीक है। इसी वजह से एनियाक को पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का पेटेंट राइट मिला, जिसका केस अभी तक चल रहा है कि उस पे, क्योंकि इसी मार्क वन को जो है नकल करके एनियाक को बनाया गया था, ये ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा मार्क वन को किसने बनाया, तो हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। मैग्नेटिक ड्रम इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए पहली बार यूज किया गया था, ठीक है। एनियाक 1946 में सबसे फर्स्ट, आपसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है और कई बार क्वेश्चन बना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस यूज, तो आप क्या कहोगे, फर्स्ट जनरेशन का एनियाक है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का क्या है, कौन सा है, एनियाक है। और एनियाक का फुल फॉर्म भी आप लोगों से कई बार पूछा है, तो एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ, एनियाक का फुल फॉर्म क्या होगा। यानी फुल फॉर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है, तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। कोई बताए एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर, ये ध्यान रखना। ये एनियाक है 1946 में जेपी एस्कॉट एंड जेडब्ल्यू मॉसली साहब ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर इसमें यूज किया गया था। यूज वेदर प्रिडिक्शन, किसके लिए यूज, जनरल पर्पस, मतलब ऐसा नहीं कि आम आदमी यूज कर ले, उस समय जनरल पर्पस का मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम आए, इस प्रकार की चीजें, बिजनेस के लिए काम आए, क्योंकि उस समय पर्सनल कंप्यूटर थोड़ा हो गया कि जनरल पर्पस, मतलब जो आवश्यकता के लिए जब काम आए, जैसे वेदर प्रिडिक्शन, ऑटोमेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ये यूज किया जाता था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एडसेक आया, एडसेक 1949 में आया, और यहां से एक प्रश्न जानते हो क्या बनता है, एक प्रश्न ये बनता है एडसेक से कि कौन सा ऐसा पहला यूनिट था, पहले आपका डिवाइस था जहां स्टोरेज जो है डिवाइस यूज किया गया। तो इसको जॉन वॉन मॉरिस विल्कस ने बनाया था। किसने बनाया था, एडसेक को। और एडसेक का फुल फॉर्म क्या है, एडसेक का फुल फॉर्म बताओ, एडसेक का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। क्वेश्चन पूछता है, जहां से जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज
ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, हाँ कोई नहीं बता पा रहे हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये ध्यान रखना। ये आपका एडसेक का जॉन वॉन मॉरिस और विल्कस ने बनाया था। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहा था, स्टोरेज कैपेसिटी। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कौन सा कंप्यूटर था तो जो पहला स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कराया था, तो वो आप क्या कहोगे, वो और किसने बनाया था, जॉन वॉन मॉरिस विल्कस ने बनाया था, उसका नाम एडसेक था। ठीक है, उसका नाम क्या था, एडसेक था। क्वेश्चन आपका यहां से यही बनता है, जैसे जो क्वेश्चन बन रहा है उसको मैं यहां बताते चला जाना। उसके बाद से आपका आया यूनिवैक 1951 में, एस्कॉट जॉन मॉसली ने किया था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट करना था, और यह आपका ऐसा था जहां मैग्नेटिक टेप मेमोरी के तौर पर यूज हुआ। मैग्नेटिक टेप पहले जो वो कैसेट आता था, देखे होंगे काले कलर का रिबन होता था गाने वाला, वैसे ही प्रकार की मेमोरी यहां यूज की गई। इससे पहले मार्क 1 में मैग्नेटिक ड्रम यूज किया गया था, और यहां पर मैग्नेटिक टेप यूज मैग्नेटिक एज ए इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूनिवैक है। और यूनिवैक का आपसे कुछ नहीं, आपसे फुल फॉर्म पूछता है, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा इसका, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बस यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपका होता है 1951 में आया था। तो यहां से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। उसके बाद से आईबीएम कंपनी आई जो 750 लेके आई 1954 में, प्रोवाइड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड। यहां पे क्या हुआ कि जो भी इनपुट आउटपुट था उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एक स्पेशल कैरेक्टर ऑफ 2 डिजिट डेसिमल कोड, डेसिमल कोड में उसको चेंज किया गया। जैसे एक तरह से बोल सकते हो, यहां पे हर एक कैरेक्टर का अस्काई वैल्यू जो है आया, यहां पे हर कैरेक्टर के लिए अस्काई वैल्यू असाइन किया गया कि हर जैसे उसको किसी से, क्योंकि हम उस वैल्यू से उस कैरेक्टर को पहचान सकते हैं। हाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आते हैं। जनरेशन, क्योंकि यहां से आपसे पूछता है पहले जनरेशन में क्या था। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, जनरेशन का एक तरह से बोला जाए आपको टाइम पीरियड अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेन जो सुटेबल जनरेशन का पीरियड है उसे याद रखो आप लोग कि जनरेशन का जो मेन सुटेबल पीरियड है, फर्स्ट जनरेशन आपका जो है, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच में रहा है। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, डिवाइस जो यूज किया, पूरे बड़े बड़े रूम में इसके कंप्यूटर बनाए गए थे। यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब होता है, उससे इसका बनाया गया था इसको। और स्टोरेज जो डिवाइस बोला जाए तो मैग्नेटिक ड्रम लगाया जाता है। जो मार्क 1 है, चाहे एनियाक है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, इसमें जो स्टोरेज डिवाइस लगाया गया था वो मैग्नेटिक ड्रम था। मतलब ऐसे ड्रम नुमा आपका मैग्नेटिक टाइप का स्ट्रक्चर होता था जो स्टोरेज के लिए काम करता था, तो वो मैग्नेटिक ड्रम है। इसका जो स्पीड अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड जो थी माइक्रो सेकेंड में थी, इसकी स्पीड जो थी माइक्रो सेकेंड में थी। किसमें थी, स्पीड में जो काम होता था ये माइक्रो सेकेंड में होता था। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, मैं जब पढ़ाऊंगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो पंच कार्ड बताया ना, तो सभी लोग अपने अपने पंच कार्ड में अपना अपना टास्क, अपना कैलकुलेशन लेकर आते थे और यहीं पर परफॉर्म कराते थे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर यूज होता था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो कहोगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, तो कहोगे वैक्यूम ट्यूब के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। मेमोरी कौन सी यूज की गई थी, तो कहोगे मैग्नेटिक ड्रम यूज किया गया था। क्वेश्चन समझ में आ गया फर्स्ट जनरेशन से क्या क्या बन सकता है आपका। एक तो बन सकता है कि आपका इसका पीरियड क्या था, टाइम पीरियड क्या था, तो 40 से 56 वाला समय था। किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, तो वैक्यूम ट्यूब का बेस्ड था। नेक्स्ट आपसे पूछे कि इसमें स्टोरेज डिवाइस किसका बना हुआ था, तो मैग्नेटिक ड्रम का बना हुआ था। और नेक्स्ट आपसे पूछे कि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जा रहा था, तो कहोगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा था। और नेक्स्ट आपसे पूछे कि ये किस भाषा में कोई भी कमांड जो है, किस भाषा में टास्क परफॉर्म करता था, कोई भी प्रोग्राम जो है, तो ये मशीन लैंग्वेज में टास्क परफॉर्म करता था। 0-1 के फॉर्मेट में ही इसे जो भी हमें कराना होता था उसका इंस्ट्रक्शन जो हम हो वो 0-1 के फॉर्म में ही देते थे। अब देखो यहां पर क्या है, यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस, एनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया और मार्क 1 हो गया। ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग शेयर जरूर करिए।
सेकेंड जनरेशन आपका 1956 से 63 के बीच में आया, 56 से 63 के बीच में सेकेंड आया। सेकेंड जनरेशन के जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। यहां पे थोड़ा सा क्या हुआ, जो वो वैक्यूम ट्यूब वाला बना था उसकी डिमेरिट ये थी कि वो बहुत हीट आपका क्या करता था, हीट जनरेट करता था, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ज्यादा करता था, ठीक है, और इसके वजह से हमें एसी लगानी पड़ती थी, ठीक, तो बिलिंग कॉस्ट भी ज्यादा आती थी एक तरह से बोला जाए। यहां पे जब हम क्या किए, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किए ट्रांजिस्टर से, तो यहां पे आपका साइज जो है, वैक्यूम ट्यूब्स बड़े होते थे, ट्रांजिस्टर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, तो वो उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। हीटिंग जो आपकी प्रोड्यूस होती थी वो भी कम हो गई, एसी का कंजप्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो भी आपके कम हो गए। और यहां पे जो आपका मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, मतलब मैट्रिक्स टाइप का एक बनाया जाता था स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क, एक तरह से मैग्नेटिक मैट्रिक्स बोल सकते हो, स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक फिल्म का ये स्टोरेज डिवाइस टाइप का बनाया जाता था, जिसको मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आपसे पूछे, आपसे अगर ये थी कि सेकेंड जनरेशन में स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या थी, तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी। इसका जो स्पीड था वो माइक्रो सेकेंड में था, ठीक है, इसका जो स्पीड था वो माइक्रो सेकेंड में था, इसका भी, लेकिन 10 माइक्रो सेकेंड था, वहां 333 माइक्रो सेकेंड था, यहां पे 10 माइक्रो सेकेंड में ये काम करता था, ठीक है। इसमें जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। मल्टीटास्किंग मैं बताऊंगा, अभी यहां पे नहीं बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहां पे जो सेकेंड जनरेशन में आपकी असेंबली लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और भी हाई लेवल लैंग्वेज यहां पर काम करने लगे थे इसमें। इसमें जो आपके कंप्यूटर था, पीडीपी था, पर्सनल डिजिटल, ठीक है, पीडीपी था, हाँ दे दिया जाएगा आपको, पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, पीडीपी था, आईबीएम था, और आपका आईबीएम 1401 सेकेंड जनरेशन का। आईबीएम का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताओ, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक। चलो ये ध्यान रखें। थर्ड जनरेशन आ जाओ, 1964 से 1971, 1964 से 71 था। यहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो और छोटा हो गया, साइज और छोटा गया, इंटीग्रेटेड सर्किट की यूज की गई, और यहां पे मैग्नेटिक कोर एज ए प्राइमरी स्टोरेज मीडियम बना, प्राइमरी के लिए मैग्नेटिक कोर बनाया। और यहां पे एक तरह से बोला जाए जो थर्ड जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में ही आईसी चिप का जो है आपका बनाया गया। आईसी चिप का मतलब एक ही में आपके कई कंपोनेंट, जो ट्रांजिस्टर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, एक पर्टिकुलर चिप पर आपके क्या किए गए, बिल्ट किए गए, पर्टिकुलर एक चिप पर बोला जाए टाइप का, उसमें आपके आईसीज बोला गया, एक पर्टिकुलर आईसीज होती हैं, देखे होंगे आईसी, ठीक है। आईसी का नंबर होता है छोटे छोटे हर काम के लिए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की आईटी 8085 को माइक्रो प्रोसेसर बोला जा रहा है, 8086 को माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। तो ऐसे ही आईसीज बने जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे थे, जैसे ट्रांजिस्टर से और डायोड से मिलकर वो डिवाइसेस बनाए जाते थे। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक कोर यहां पर भी हुआ था, लेकिन अब यहां पे आता है आईसी के बारे में। तो आईसी की अगर बात किया जाए तो आईसी को सबसे पहले, हाँ यहां पे बताओ, यहां पे स्पीड जो थी वो नैनो सेकेंड थी। स्पीड क्या हो गई आपकी, नैनो सेकेंड हो गई। स्पीड क्या हो गई आपकी, नैनो सेकेंड हो गई। हाँ, स्पीड क्या हो गई, यहां माइक्रो सेकेंड थी और यहां जाओगे तो मिली सेकेंड थी। इसको क्या कर लो, सॉरी इसको माइक्रो ना, इसको मिली सेकेंड कर लो, इसको मिली सेकेंड कर लो, उसके बाद से माइक्रो सेकेंड कर लो। अब इसके बाद थर्ड जनरेशन में जब आओगे तो नैनो सेकेंड हो जाएगी आपकी, ठीक है, नैनो सेकेंड हो जाएगी। अब यहां पे जो होगा आपका, एक तरह से बोला जाए कि आईसी बना और इंटीग्रेटेड सर्किट का, हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट का एक तरह से आपसे बोला जाए कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, आईसी किसने डिस्कवर किया था, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया था, इन्वेंटेड बाय, बताइए। अगर मेरे से कोई कंप्यूटर पढ़ा होगा तो जानना होगा, जैक किल्बे साहब, ठीक है। मेन आपके 4 लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा आपके कौन माने जाते हैं, जैक
किल्बी होते हैं। इन्होंने आईसी का, इनके साथ और भी थे, एडवर्ड कैनोजन, रॉबर्ट नोआइसी, एक ये भी थे रॉबर्ट नोआइसी, ये भी थे। ठीक है, तो जैक किल्बी ने ये किया था, आईसी का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, नैनो सेकेंड में हो जाता है। इसमें जो लैंग्वेज है कॉबॉल, एल्गोल जो है आते हैं, और उसके बाद से इसमें कंप्यूटर एनसीआर, BC500 ये चीजें हैं। फिर हम फोर्थ जनरेशन में आते हैं, 1971 से प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, 1971 से प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका इसका जो टेक्नोलॉजी है वो LSI है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब यहां पर क्या किया गया कि जो भी ये छोटे छोटे आईसीस थे, इनको एक सिंगल बोर्ड पे कई सारे जो है थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000 आपके सर्किट जो है, आईसीस जो है लगा दिए गए, जिससे और भी साइज आपका रिड्यूस होता चला गया। सेमीकंडक्टर यहां पर एक तरह से बोला जाए, यहां पर डिवाइस यूज किए गए जो आपका है। नैनो सेकेंड में आपका इसकी स्पीड जो थी, वो आपकी स्पीड इसमें क्या है, एक तरह से बोल रहे 300 नैनो सेकेंड या पोको सेकेंड इसको बोल सकते हो, पीको सेकेंड। 300 नैनो सेकेंड जो दिया है, इसको आप बोलो पीको सेकेंड में है इसकी स्पीड। कितने में है? पीको सेकंड में। यहां ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो टाइम शेयरिंग है, जीयूआई इंटरफेस आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंप्यूटर यहां पे आने लगे आपके। लैंग्वेज की बात करें तो पास्कल आ गया, कॉबल का अगला वर्जन आ गया, फोर्ट्रैन आ गया, ये सब चीजें हैं ये। और इसमें जो कंप्यूटर है आपका इंटेल 4004 चिप आ गया। इंटेल 4004 चिप ही आपका क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। अगर आपसे बोला जाए कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आपके आया, तो आप कहोगे कब आया? माइक्रो प्रोसेसर आपके 4th जनरेशन में आया। और फर्स्ट आपका जो प्रोसेसर था माइक्रो प्रोसेसर, वो कौन था? जल्दी से बताओ। हाँ, पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका कौन सा था? यही था, इंटेल 404। इंटेल 404 ही आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। हाँ, 1971 में इसे खोजा गया था टेड हॉफ ने। अगर इसकी बात किया जाए, किसको इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंटेड बाय टेड हॉफ। ठीक है, इन्वेंटेड बाय टेड हॉफ। माइक्रो प्रोसेसर, आप क्वेश्चन यही पूछता है फर्स्ट टाइम किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर लाया गया, तो 4th जनरेशन में टाइम शेयरिंग जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे आ गए थे। 4th जनरेशन आपका 1971 से था। ये ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पर यह बेस्ड था। अब आते हैं 5th जनरेशन में। ठीक है, 5th जनरेशन जो होता था सुपर लार्ज स्केल या VLSI मोड में था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे ये बेस्ड है टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड है। यहां पे जो आपके डिवाइसेस आ गए, स्टोरेज, वो ऑप्टिकल डिस्क आ गया। यहां पर आपका जो आया ऑप्टिकल डिस्क आ गया। ठीक है, यहां पे आपके नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो आपके एक तरह से बोला जाए कि यहां पे आपके कई इंटेल माइक्रो प्रोसेसर i4 i7 वाले जो चीजें थी वो आपके स्टार्ट हो गई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में आपके 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो आपके यूज किए जाते हैं। आप मेडिकल के क्षेत्र में चले जाओ, जो ऑटोमेटिक चीजें काम करने के इंडस्ट्री के क्षेत्र में चले जाओ, तो यहां पे जो रोबोट वाले काम है वो आपके 5th जनरेशन में कंप्यूटर जो है वो होते हैं। ठीक है, और इसका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो किस पर है? आपका VLSI पे है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे है। तो यहां से आपको जनरली बस इतना ही प्रश्न पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लैंग्वेज के लिए स्पीच, देखो इसमें कौन सी जनरेशन है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर को ही ह्यूमन की तरह ब्रेन देने वाला काम। जैसे आपका क्या हुआ कि यहां पे जो एक चलता है ना कि उसमें एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गए, ये सब क्या है? ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही बेस्ट एग्जांपल हैं। ठीक है, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, तो वो चीजें आपकी क्या है? ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे इनका टेक्नोलॉजी में ये आ गए, उसी को 5th जनरेशन बोला गया। चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे आपका कंप्यूटर में हो, कंप्यूटर में भी चले जाओ, विंडोज 10 में देखो कॉर्टाना आती है ना, तो वही है चीजें। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां आ गया, रोबोटिक्स में देखो, तो वो चीजें आपकी क्या है? 5th जनरेशन की चीजें मानी जाती हैं।
चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जितना काम की चीजें हैं। हाँ, पहला अगर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया, पहला कंप्यूटर आपसे पूछो इंडिया में डेवलप किया गया, तो उसको कहा गया सिद्धार्थ। एलन ट्यूरिंग को मैंने बताया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। और जो अभी आर्किटेक्चर बोला जाए, आर्किटेक्चर किसने दिया था? अगर कंप्यूटर की आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसे भी याद रखना कि जो आर्किटेक्चर अभी आज के समय में हम जिसपे आपका आर्किटेक्चर मतलब जो ढांचा आपका अभी कंप्यूटर का दिया गया, जिसपे आपके कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं, वो जॉन वॉन न्यूमैन का है। उन्होंने कहा कि एक इनपुट होता है, मैं एक डायग्राम से बना दे रहा हूं, और एक आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर आपका एक एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो टेम्पोररी डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और यहां से उसके बाद से ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। फिर आपका आउटपुट निकल के स्टोरेज में चला जाए वो अलग बात है। ठीक है, तो यही हम इनपुट देते हैं और सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है। तो यही इनका आर्किटेक्चर था, बाकी और कुछ नहीं था। 4004 है, ना कि 404 है। हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है। अब इसके बारे में आर्किटेक्चर में हम आगे देखेंगे, लेकिन यही इनका आर्किटेक्चर का मेन वो था। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। टाइम हो चुका है आप लोगों का, तो क्लासिफिकेशन कल स्टार्ट किया जाएगा। अब नया स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन कल स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा रहेगा। हाँ, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्लासिफिकेशन हम लोग कल स्टार्ट किया जाएगा। क्लासिफिकेशन आपका पढ़ने के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, मतलब इसी में क्लासिफिकेशन के बाद ही आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और आर्किटेक्चर के बाद आपका जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा जाएगा। पढ़ा रहे हैं ये, अब पूछा जा रहा है फादर ऑफ इंटरनेट, बताओ फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंडक्रेफ। चलो, तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे।